ईरान एक प्रैग्मेटिक मुल्क है और हकीकत पसंद सही हुकूमत है उनकी। ठीक। पहली बात कि उन्होंने ये देखना है कि उनकी आवाम के लिए क्या चीज़ सबसे बेहतरीन है। सही। दूसरी बात ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में तिजारत का कोई और दायरा कार नहीं है, वो डॉलर में ही हो रही है। पहले हो ये रहा था कि अमेरिका ने ईरान को डॉलर से बाहर निकाल दिया, मतलब उन पे सैंक्शंस लगाई, उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला, उनके ऊपर 908 किस्म की सैंक्शंस लगा दी, लेकिन उन्होंने यूएई के ज़रिए उनको डॉलर के साथ एंगेज रखा। यानी कि यूएई के साथ उन्होंने बायलैटरल बार्टर ट्रेड किया, ईरान को ऑयल बिका, उनकी फ्लीट्स को उन्होंने शेडो फ्लीट्स में कन्वर्ट किया। लेकिन एक वक्त में ये समझा जा रहा है, और जो इस वक्त इस जंग के अंदर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि $580 बिलियन ईरान के यूएई ने मुंजमद कर लिया। सो इसका मतलब ये है कि ये स्केल था मंथली ऑर्डर ऑफ बिजनेस का जो डॉलर्स में हो रहा था। ज़ाहिर है इससे ईरान की बहुत सारी और ज़रूरियात, क्योंकि उन्होंने बाकी दुनिया के साथ जो तजारत करनी है आपने उसी चीज़ में करनी है जो आपको लिक्विडिटी देती है जी। अगर आप सिर्फ युआन में करेंगे तो युआन शायद आप 40 जगहों पे इस्तेमाल कर सकें, 50 पे कर सकें, हर जगह पे ना कर सकें, और हर मुल्क को मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो आपको एक इंटरनेशनल लिक्विडिटी चाहिए। पहले गोल्ड था, इस वक्त चीन की पूरी कोशिश है, रूस की पूरी कोशिश है कि वापस गोल्ड सिस्टम को लेके आया जाए, लेकिन गोल्ड, डॉलर और ऑयल अभी तक आप उसको डीलिंक नहीं कर सके हैं। सो इस वक्त जो असल एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेशर है अमेरिका के ऊपर, वो ये है कि अगर वो इस पॉइंट के ऊपर ईरान को वापस लेके नहीं आते डॉलर सिस्टम के अंदर, और ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का भी कंट्रोल है, यानी बैनुल अक़वामी तिजारत के ऊपर भी कंट्रोल है। एक तो ऑयल मार्केट पे आपका कंट्रोल होता है, ओपेक के अंदर आप एक बड़े शहरी हैं, कम शहरी हैं, वो एक अलग बात है कि आपका कितना वेट है। दूसरा जो रियल इम्पैक्ट वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जो बैनुल अक़वामी तिजारत है वो तकरीबन ये समझा जा रहा है कि समुद्री राहदारी में तकरीबन 93% बैनुल अक़वामी तिजारत जो है यहाँ से गुजर रही है ऑयल की, जो मशरक़ वस्ता से आगे निकल के ईस्ट एशिया की तरफ जा रही है। अमेरिका की तरफ सिर्फ 4% जाती है। सो बाकी जो दुनिया के तेल की है वो यहाँ से गुजर है। तो एक लिहाज से अगर ये तिजारत में से 20% में से 40% में से 50% भी या 20% भी जो है अगर चला जाता है युआन की तरफ, तो बैनुल अक़वामी तिजारत शिफ्ट कर जाएगी। तो जब बैनुल अक़वामी तिजारत शिफ्ट कर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो असर रसूख जो आपने 1945 से बनाया हुआ है इन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, सैंक्शंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक और पता नहीं कौन कौन से बैंक्स, उन सारे बैंक्स का जो फ्रेमवर्क है कि जी हम ग्लोबल साउथ को दे रहे हैं कि आप सड़कें बनाएं, आप जमहूरियत के लिए लड़ें, आप ये करें, आप वो करें, ह्यूमन राइट्स, वो सारी जो राम कहानी है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। इस वक्त GSP+ आपको क्या कह रही है? वो ये नहीं कह रही कि आपने अगर यूरोप को चीज़ें बेहतर बेचनी है तो उसके कोई लेबर के स्टैंडर्ड्स बेहतर हों। वो आपसे ये नहीं कह रही कि आपकी कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर हों। वो कह रही है कि आपने ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन साइन की हो। देखिए, तिजारत का असूल तो ये कहता है कि मेरा कंपेटिटिव एज होना चाहिए। कंपेटिटिव एज का मतलब ये है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो आपके प्रोडक्ट से मतलब सलाहियत वाइज बेहतर होना चाहिए और कीमत वाइज कम होना चाहिए। सो अगर कीमतन वो कम नहीं है और टेक्नोलॉजी में वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन साइन की हुई है तो मेरे पास आपका एक्सेस है, तो इसका मतलब ये कि नॉन टैरिफ बैरियर है ये, जो WTO की खिलाफ वर्जी है। तो इस किस्म की जो तमाम मफरूज़े हैं जिसको कहते हैं द लिबरल डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रैप है, उस लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रैप की बेसिस पे आपने इकनॉमिक ऑर्डर खड़ा किया है। अब अगर वो इकनॉमिक ऑर्डर रिलैप्स कर जाता है और आप उसकी जगह हार्ड फिजिकल मेरिट के ऊपर देखें, अगर आप युआन में करते हैं तो ईरान जो चाइना की पॉलिसी वो कहते हैं जी हम इंटरनल अफेयर्स किसी भी मुल्क के अंदर उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो अगर युआन स्टेबल करेंसी बन जाती है जहाँ सैंक्शंस का डर नहीं है आपको, तो क्या होगा? आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो इफेक्ट होगा, और अगर वो इफेक्ट होगा तो जिसको आप कहते हैं कि यूनिपोलर मोमेंट है अमेरिका के लिए, वो कोलैप्स करेगा।